अगर बाजार को घटना है तो शायद वो 6 महीने में ही 3-6 महीने में घटना चाहिए। अगर इस समय में नहीं घटा तो उसके बाद घटने के चांस कम हो जाएंगे। इक्विटी का इन्वेस्टर है, उसको इन्फ्लेशन से नहीं घबराना चाहिए। यदि यूएस में रिसेशन आया क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ेंगे तो क्या होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि उससे हमारी इकोनॉमी को लाभ ही है। मैंने देखिए पिछले अपने 30 साल के करियर में क्या देखा है कि जो भी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स थे वो बाय डेफिनेशन वहीं पे सबकी इंटरेस्ट थी, मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स की। और अधिकांश समय में जो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स थे दे हैव नॉट बीन गुड इन्वेस्टमेंट्स। तो मेरे ख्याल से रियल इशू ये नहीं है कि आप एक्टिव में लगाइए या पैसिव में लगाइए, कितना लगाइए, कौन आउट परफॉर्म करेगा कौन नहीं करेगा। रियल इशू ये है कि हमने एक्विटीज़ वाली एसेट क्लास में जिसमें हम 12 से 14%, 15% रिटर्न की उम्मीद रखते हैं, अपने वेल्थ का कितना परसेंटेज उसमें लगाया। तो ये रुपये का डेप्रिसिएशन नहीं इसको कहना चाहिए। इसको कहने का बेहतर तरीका ये है कि डॉलर हैज़ एप्रिशिएटेड अगेंस्ट ऑल करेंसीज इन द वर्ल्ड। तो आप देखिए रुपया पाउंड के अगेंस्ट या यूरो के अगेंस्ट एप्रिशिएट किया है। जो इक्विटी फंड का एक साल है वो एक क्रिकेट के टर्म्स में कहें तो एक बैट्समैन के एक मैच के जैसा है। ओके। तो अच्छा बैट्समैन कौन है? अच्छा बैट्समैन वही है जिसने का बैटिंग एवरेज अच्छा है। और अगर रियल एस्टेट नहीं बढ़ता है तो ये बहुत अच्छा है देश के लिए। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे शो में जिसका नाम है मार्केट की बात। अरे नहीं, म्यूचुअल फंड की बात ग्रो के साथ। ये है हमारा एक नया शो जो कि डेडिकेटेड है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। इस शो में हर हफ्ते हम लोग बात करेंगे एक म्यूचुअल फंड मैनेजर से और आप लोगों के सवाल उन तक पहुंचाएंगे और उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। और ये आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है जिससे आप लोग अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं और आप क्रिएट कर सकते हैं एनॉर्मस वेल्थ। शो नया है पर अंदाज वही पुराना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीकली 1 एपिसोड विद फंड मैनेजर्स ऑफ लीडिंग म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। और हमारे शो के फर्स्ट एपिसोड पे मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है नन अदर देन प्रशांत जैन सर। कौन है प्रशांत जैन? प्रशांत जैन HDFC म्यूचुअल फंड के CIO यानी कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। प्रशांत जैन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं। उन्होंने IIT से BTech और IIM बैंगलोर से MBA किया है। प्रशांत जैन इंडिया के बहुत ही जाने माने फंड मैनेजर से एक हैं। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं और बात करते हैं फंड्स के बारे में प्रशांत जैन सर के साथ। और कहां पे? ग्रो के म्यूचुअल फंड एक्सक्लूसिव चैनल पे। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है इस एपिसोड को शुरू करने से पहले कि इस एपिसोड को पूरा एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, म्यूचुअल फंड वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नोट्स बनाएं। मैं आपको बता सकता हूं कि इस वीडियो में आप लोग बहुत सिंप्लिसिटी के साथ सीखेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, और कितनी सिंप्लिसिटी के साथ ये काम किया जा सकता है आप ये भी सीखेंगे। प्रशांत सर, वेलकम टू दी शो। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ नीरज, धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक लेमैन इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने देखा एक बियरिश ट्रेंड जो है वो आया था पिछले 6 महीने में, मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड देखा गया और अब जो है मार्केट रिकवर कर रही है। तो अब यहाँ से एक मुझे पता है कि मार्केट के बारे में कोई भी नहीं बता सकता, बट एक बेसिक आइडिया आपको क्या लगता है, क्या अब ये अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या बस एक बेसिक ये टेम्परेरी झटका था जो आया और उसके बाद हम वापस वहीं जाने वाले बियरिश ट्रेंड की तरफ? देखिए नीरज, इसमें कम समय में क्या होगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है। और शेयर बाजार मतलब शॉर्ट टर्म में एक जैसे हम टॉस ऑफ अ कॉइन कहें ऐसा होता है, ये अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। यही इसका फैक्ट है। लेकिन लंबे समय में कोई कारण नहीं है कि ये बाजार ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें हम 12 से 14, थोड़ा ज़्यादा भी, एक नॉमिनल GDP, रियल GDP प्लस इन्फ्लेशन के बराबर की ग्रोथ मान सकते हैं। और लंबे समय में ऐसा देखा गया है और उसके बहुत क्लियर कारण भी हैं कि शेयर बाजार का जो इंडेक्स है वो लंबे समय में नॉमिनल GDP के बराबर ही चलता है। अगर ये कभी उससे बहुत आगे निकल जाता है तो कुछ समय के लिए इसमें रिटर्न कम हो जाता है एंड वाइस वर्सा। लेकिन आज के वैल्यूएशन को देखें तो पिछले 15 महीने में
एक टाइम और प्राइस करेक्शन अच्छा देखा गया, जिसकी वजह से इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी जो है वो एक सामान्य लेवल पे आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यद्यपि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि अगर बाजार को घटना है तो शायद वो 6 महीने में ही 3-6 महीने में घटना चाहिए। अगर इस समय में नहीं घटा तो उसके बाद घटने के चांस कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद बाजार वर्ष 24-25 के ऊपर फोकस ले जाएगा और उसके बेसिस पे हम वैल्यूएशंस देखें तो उसमें हमें बाजार काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिखता है। और अगले 6 महीने में मुझे लगता है जो अनसर्टेनिटी है अराउंड ऑयल प्राइसेस या यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, ये भी काफ़ी हद तक इस पे बाजार को क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट, राइट। मेरा दूसरा सवाल सर यूएस से ही है कि यूएस में हम लोग देख रहे हैं इन्फ्लेशन रेट्स बहुत ही डिफरेंट नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। जो भी हमने हिस्टोरिकली एटलीस्ट जो मैंने अपनी लाइफ टाइम में देखे उससे तो बहुत ही अलग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब क्या इस तरह की इन्फ्लेशन अभी यूएस में भी लगता है कि सस्टेन करती रहेगी, आगे चलती रहेगी? और इसके चलते इस तरह के इन्फ्लेशन जो नंबर्स आ रहे हैं, क्या हमारे यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, क्या उनको अपनी एक्सपेक्टेशन टोन डाउन कर लेनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे 2 या 3 बातें गौर करने लायक हैं। पहली बात तो ये कि जो एक इक्विटी का इन्वेस्टर है उसको इन्फ्लेशन से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि इक्विटीज आर अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अभी जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि नॉमिनल जीडीपी, रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, जितने से इकोनॉमी रुपए के टर्म्स में ग्रो करती है उतने से ही लंबे समय में शेयर बाजार का रिटर्न आता है। तो जब इन्फ्लेशन प्लस हो गया तो उसमें इक्विटी इन्वेस्टर को इससे नहीं घबराना चाहिए। तो और पिछले 40 साल में भी यही देखा गया है। रियल ग्रोथ और इन्फ्लेशन इंडिया में आप देखें कोई भी दशक में तो 12 से 16% का रुपए में जीडीपी ग्रोथ है और उतना ही लगभग सेंसेक्स में भी 40 साल में रिटर्न आया है। तो ये तो रही बात इन्फ्लेशन की। दूसरी बात, जहाँ तक यूएस इन्फ्लेशन की बात है, देखिए यूएस में इन्फ्लेशन समय के साथ कम आ ही जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 1 साल का प्राइस चेंज मेजर करता है। अगर अगले 1 साल में बाजार वो प्राइस यहाँ पे स्थिर भी हो गए और नहीं बढ़े तो इन्फ्लेशन खुद ब खुद कम आ जाएगा। और जब तक वहाँ पे इन्फ्लेशन कम नहीं आएगा, हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि फेड जो है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता रहेगा। तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से यूएस में इंटरेस्ट रेट्स वो इन्फ्लेशन कम आ ही जाएगा। आई थिंक एक बेटर क्वेश्चन ये होगा इसमें कि यदि यूएस में रिसेशन आया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ेंगे तो क्या होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि उससे हमारी इकोनॉमी को लाभ ही है, क्योंकि हमको देखिए जो तेल का दाम है ये हमारी इकोनॉमी के लिए बाहर का सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल है। और अगर बाहर की इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन आता है तो उससे तेल का दाम कम होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो वो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है। सर मेरे पास एक और क्वेश्चन है। हमारे बहुत सारा ऑडियंस जो है वो यंग ऑडियंस होता है काफ़ी। तो यंग से मेरा मतलब है जो 20 से 24 साल की उम्र के बीच का होगा, जो भी बिल्कुल अर्न करना शुरू करेगा, अपनी स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकल रहा होगा। तो उसको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो डायरेक्ट स्टॉक पिक करना सीखे या फिर वो म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू जो है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करे? देखिए, इक्विटी एक बहुत ही सिंपल एसेट क्लास है, लेकिन ये आसान नहीं है। ये लगती है आसान है, लेकिन ये जैसे हम कहें मेडिटेशन करने के जैसा है या आप बोलिए थॉटलेस हो जाइए, लेकिन करके देखिए बहुत मुश्किल है। तो ये वैसा ही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उनको पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से उनको खुद का जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम अमाउंट से करना चाहिए। और अधिकांश जो पैसा है वो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स में रखें या कोई और फॉर्म में पीएमएस है या फिर जिसमें भी ठीक समझे उसमें रखें। और यदि 5-10 साल में उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस बाकी के एक्सपीरियंस से बेहतर है तो आप और पैसा डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। मैंने देखिए पिछले अपने 30 साल के करियर में क्या देखा है कि जो भी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स थे वो बाय डेफिनेशन वहीं पे सबकी इंटरेस्ट थी, मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स की। और अधिकांश समय में जो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स थे दे हैव नॉट बीन गुड इन्वेस्टमेंट्स। तो 99 में सभी ने टेक्नोलॉजी खरीदा, उसमें डिसअपॉइंटमेंट हुआ। 2007 में सबने एनबीएफसी, पावर स्टॉक्स, इंफ्रा खरीदे, वहाँ तकलीफ आई। अब आप देखिए पिछले 1-1.5 वर्ष में, 2 वर्षों में क्या हुआ है वो सभी के सामने है कि जो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स थे उसमें काफ़ी तकलीफें आई हैं। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें हमको अगर हम शुरू कर रहे हैं
हमको इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो छोटे अमाउंट से शुरू करें, एक्सपीरियंस अच्छा है तो धीरे धीरे आप अपना वो बढ़ा सकते हैं। सर इस पॉइंट को अगर आप चाहें तो मतलब अगर आप चाहें प्लीज़ तो एक एग्जांपल के साथ बता सकते हैं। जैसे आपने बताया कि हम लोग वैल्यूएशन पे गौर नहीं फरमाते, हम बिजनेस आपको अच्छा लगने लग जाता है तो हम किसी भी अपसर्ड वैल्यूएशन में भी उसको बाय कर लेते हैं। हम चलते हैं सन 2000 में, ईयर 2000 में, तो टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स थे वो पिछले 5-7 सालों से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे थे, और उस सेक्टर में ग्रोथ भी बहुत थी, और वो सेक्टर आज तक भी ग्रो करता है। लेकिन उस समय जो ग्रोथ थी वो लगभग 100% साल की ग्रोथ थी इन कंपनीज में, और इनका जो पी था वो 95 से लेके 2000 के बीच में, ऐसा बहुत रफली कहूँगा कि वो लगभग 25-30 का पी बढ़ के 300 तक हो गया था, और शॉर्ट टर्म में ग्रोथ बहुत थी, लगभग 100% 80% साल की। तो मार्केट ने उसको, या अधिकांश इन्वेस्टर्स ने, वो पास्ट के जो हाई रिटर्न्स थे और नियर टर्म की जो बिजनेस में बहुत हाई ग्रोथ थी उस पर ही ध्यान दिया। जब सर आप ये बात बोलते हैं कि हमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन अपने जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन के हिसाब से जो है वो रखनी चाहिए, तो पिक्चर में सर एक और तरह के फंड्स आ जाते हैं जिसे बोलते हैं पैसिव फंड्स या इंडेक्स फंड्स के नाम से, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब ये एक्टिव फंड वर्सेस पैसिव फंड इंडिया में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हीटेड एक डिस्कशन धीरे धीरे होता जा रहा है। और अगर मैं यूएस में बोलूँ तो काफ़ी चीज़ें सेटल्ड लगती हैं कि बहुत सारे लोग अब समझते हैं कि हमने इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है। आपके इनिशियल थॉट्स क्या हैं एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड को लेके या पैसिव फंड्स को लेके? देखिए, ये कोई बहुत बड़ा डिबेट नहीं है और ना ही इसमें कोई बहुत बड़ा इशू है, अगर इसको हम सही ढंग से समझें तो। देखिए, एक्टिव फंड्स कोशिश करते हैं कि वो इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दें, कुछ दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते। ये अगले 10 साल में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये 10 साल पहले भी नहीं हमको पता था, आज भी नहीं पता है, क्योंकि सब एक्टिव मैनेजर्स अलग अलग सोच है, कितने अच्छा करेंगे कितना नहीं करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात सही है कि सभी एक्टिव फंड्स का इंडेक्स को बीट करना अनरीजनेबल लगता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए इंडेक्स का रिटर्न 14% साल का है अगले 5 साल का। जो फंड्स ने अच्छा किया, मान लीजिए उन्होंने 15 या 16% का रिटर्न दिया, और कुछ फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया, तो मान लीजिए उन्होंने 12 या 13% का रिटर्न दिया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कुछ फंड्स ने इंडेक्स से कम दिया, लेकिन और कुछ ने इंडेक्स से ज़्यादा दिया, और हमको आज पता नहीं है कि अगले 5-10 साल में कौन सा फंड कहाँ पर होगा। लेकिन हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सभी फंड्स ने 12 से 16% के बीच का रिटर्न दिया, जो कि हमारे फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से रियल इशू ये नहीं है कि आप एक्टिव में लगाइए या पैसिव में लगाइए, कितना लगाइए, कौन आउट परफॉर्म करेगा कौन नहीं करेगा। रियल इशू ये है कि हमने एक्विटीज़ वाली एसेट क्लास में, जिसमें हम 12 से 14%, 15% रिटर्न की उम्मीद रखते हैं, अपने वेल्थ का कितना परसेंटेज उसमें लगाया। अगर आपने 10% लगाया तो 10% उस रेट से ग्रो करेगा, किसी ने ज़्यादा लगाया तो ज़्यादा ही ग्रो करेगा। और देखिए, दूसरी बात क्या है इसमें, हम कोई भी, मोस्ट पीपल डोंट इन्वेस्ट इन 1 और 2 फंड्स। सभी लोग 2, 5, 7 फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम 5-6 फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको उनका एवरेज रिटर्न देखना चाहिए। हम अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि वो अलग स्ट्रैटेजी लगाएंगे, और उससे हमारा रिस्क थोड़ा अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई होगा। तो अगर हमारे फंड्स का एवरेज रिटर्न अच्छा है तो ये हमारे लिए एक अच्छा आउटकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपके ही जो अभी आपने बात बताई फंड्स, नंबर ऑफ फंड्स, आपने बताया कि कोई भी एक फंड में जो इन्वेस्ट नहीं करता, मल्टीपल फंड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो एक कोई हमारे पास एक प्रॉपर नंबर है एक कि भाई 5 फंड में करनी चाहिए या 3 फंड में करनी चाहिए, ये थॉट कैसे बनाना चाहिए? देखिए, द रियल इशू इसमें नंबर ऑफ फंड्स का महत्व उतना नहीं है जितना ये महत्व है कि आप किस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो 2000 में यही हुआ था, 2008 में फिर वही हुआ था, लोगों ने 5 आईटी फंड में इन्वेस्ट कर दिया, और 2007 में 5 इंफ्रा फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो कहने को तो वो खुश थे कि मैंने डाइवर्सिफाई किया, लेकिन अंडरलाइंग पोर्टफोलियोज में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे ख्याल से हमको सेक्टर्स और कंपनीज के अक्रॉस डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। इसलिए अगर हम ये मान के चलें कि हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा है। सेक्टर फंड उसी के लिए है जिसको कि एक क्लियर व्यू है कि इस सेक्टर में कब निवेश करना है। लोग गलती क्या कर रहे हैं कि वो लास्ट ईयर का हाईएस्ट रिटर्न देखते हैं, जो कोई ना कोई सेक्टर ऊपर होगा, और उसमें निवेश कर देते हैं, फिर वो आउटकम अच्छा नहीं है। तो अगर हम ये माने कि हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में ही निवेश करेंगे
तो मेरे ख्याल से अगर हम 3 से 5 लगभग अच्छे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में जिनका लॉन्ग टर्म का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इन्वेस्ट करें तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक उचित है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फंड्स बढ़ाने का कोई उसमें वैल्यू एडिशन नहीं है। हालांकि आप 2-4 फंड और भी इन्वेस्ट कर दें तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। राइट, मतलब कहने की बात यह है कि बस ऐसा देख लें कि अंडरलाइंग एसेट्स ओवरलैप ना करते हों। एजेंडा वही है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव तो वही है। राइट, राइट। सर, HDFC AMC के मैं सेक्टोरल एलोकेशंस देख रहा था और सबसे बड़ा एलोकेशन जो है वो दिखता है फाइनेंशियल्स, मतलब फाइनेंस की तरफ। तो क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस है कि हम लोग जो है फाइनेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े रहते हैं इतना ज़्यादा? देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि इंडिया इज़ अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और हमारे यहाँ जो डेट टू जीडीपी है ये कम है। तो ऐसा, और इंडिया में एक केपेक्स साइकिल भी मेरे ख्याल से अब आ ही गया है या आने वाला है। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में लोन ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। और जैसा आपने कहा कि इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है, तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से भी लोन ग्रोथ पे सीधा असर पड़ता है। जो एनपीए साइकिल था इंडिया में वो भी, लास्ट एनपीए साइकिल लगभग खत्म हो चुका है, खत्म ही हो गया है। आने वाले समय में हम लोग को लगता है कि इसमें ग्रोथ अच्छी रहेगी, एनपीएस की समस्या प्रॉब्लम नहीं है। और बैंक्स को आप देखिए तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि एफआईआईज की बहुत सेलिंग हुई और एफआईआईज का सबसे बड़ा इन्वेस्टर सेक्टर यही है, तो ऐसा लगता है कि इसी में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई। तो इसकी वजह से इनमें से कुछ शेयर्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म भी किया है। लेकिन क्योंकि ये ग्रोइंग सेक्टर है और अंडर परफॉर्म किया है तो इसलिए वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हो गए हैं। और फाइनली बात ये भी है कि ये एक इंडेक्स का भी, बाजार का भी सबसे बड़ा हिस्सा है, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए फाइनेंशियल्स में मुझे लगता है काफ़ी डाइवर्सिफाइड फंड्स का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा होगा। राइट। आईटी इंडस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा करेक्शन भी आया है प्राइस वाइज। अभी जो है काफ़ी बड़े बड़े नाम है शेयर्स के जो नीचे आए हैं। तो आपको क्या लगता है सर, इज़ इट अ गुड टाइम कि हम इसमें एंटर करें, या आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं इस समय आईटी में एंटर करने का? देखिए, मैं फिर आपको वही कहूँगा कि हमको, जब हम इंडिविजुअल सेक्टर्स पे सोचेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको इक्विटीज़ का रियल पोटेंशियल का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और यही गलती अधिकांश इन्वेस्टर करते हैं और इसीलिए वो अलग अलग सेक्टर फंड में भी रिटर्न चेज करते हैं। देखिए, हमको इक्विटीज़ का एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है इन्वेस्ट करने का, कि हमको हमेशा डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि हमको डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आईटी का सवाल है तो मेरे ख्याल से ये एक इंडिया के लिए बहुत अच्छा सेक्टर है और इंडिया इज़ ग्लोबली कंपेरेटिव और ये एक सेकुलर ग्रोइंग सेक्टर है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेक्टर भी हो चुका है। तो इसमें हम देखते हैं पिछले कुछ वर्षों में लगभग 10% की ग्रोथ आ रही है। तो मेरा ऐसा अनुमान है और कि अगले कुछ सालों तक इसमें इतनी ही ग्रोथ लगभग बनी रहेगी। तो ये सेक्टर एक फेयरली वैल्यूड जैसा सेक्टर मुझे लगता है और इसमें लॉन्ग टर्म में जितनी ग्रोथ है उतने रिटर्न की हम उम्मीद रख सकते हैं और थोड़े हमको इसमें डिविडेंड्स भी अलग से मिलेंगे। राइट, राइट। एक सर और हमें घटना जो है अपने सामने होती हुई दिख रही है काफ़ी मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट के, रुपी जो है वो लगातार गिर रहा है। रुपी की वैल्यू अगर मैं यूएस डॉलर के इसमें देखता हूँ तो लगातार जो है वो गिरती जा रही है। अब इसके पीछे क्या रीजंस आपको लगते हैं, और इससे रिटेल इन्वेस्टर को क्या कुछ अपने सतर्कता बरतनी चाहिए, या उसे लगना चाहिए कि ठीक है बहुत नॉर्मल कोर्स में चल रही हैं सारी चीज़ें और मैं आगे जैसे इन्वेस्ट कर रहा था वैसे चलता रहूँ? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये रुपये का डेप्रिसिएशन नहीं इसको कहना चाहिए, इसको कहने का बेहतर तरीका ये है कि डॉलर हैज़ एप्रिशिएटेड अगेंस्ट ऑल करेंसीज इन द वर्ल्ड। तो आप देखिए, रुपया पाउंड के अगेंस्ट या यूरो के अगेंस्ट एप्रिशिएट किया है। तो यूरो इज़ नाउ $1 पर यूरो, जो कि पहले 1.3, 1.4, 1.2 हुआ करता था। तो डॉलर की जो प्राइस है वो बहुत बढ़ी है सभी करेंसीज के अगेंस्ट। तो इसको मैं डॉलर का एप्रिसिएशन कहूँगा, रुपये का उतना डेप्रिसिएशन कहना इसको सही नहीं है। अब डॉलर क्यों अप्रिशिएट कर रहा है? क्योंकि यूएस की इकोनॉमी सबसे बड़ी तो है ही है, बट उसमें अंडरलाइंग ग्रोथ करंट्स या स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स भी फेड काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जबकि यूरो जोन में उतना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा है। तो जिस इकोनॉमी में ग्रोथ है और जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं
उसकी करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। और फाइनली जब अनसर्टेनिटी होती है, जैसे यूक्रेन में है या बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट्स में भी है, उस टाइम पे भी जो बड़ी एसेट्स हैं, जो बड़ी करेंसीज हैं, उनमें स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो मेरे ख्याल से इसको देखने का यही सही तरीका है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, बहुत लंबा समय सोचा जाए तो इंडिया और यूएस के बीच का जो इन्फ्लेशन का गैप है वो लगभग 4% साल का है। पहले थोड़ा ज़्यादा भी होता था, अब कुछ वर्षों से लगभग 4-1% का है। तो इतना एक लॉन्ग टर्म में हम डिप्रिसिएशन रुपए का मान के हमको चलना ही चाहिए। लेकिन ये जो डिप्रिसिएशन है ये हर साल नहीं होता है। ये कभी कभी 5 साल करेंसी स्टेबल रहेगी, फिर अचानक से 1 या 2 वर्ष में वो जो 15-20% का इन्फ्लेशन का गैप है उसको ये पूरा कर लेगी। तो मेरे ख्याल से बट अदरवाइज देखें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी स्टेबल है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी अच्छे हैं। केवल एक ही रिस्क है, अगर ऑयल का दाम बहुत ऊपर जाता है, जो कि फॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों में कम आ गया है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन ये वापस बढ़ेगा काफ़ी और वहाँ रह गया बढ़ के, तो ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए थोड़ा नेगेटिव है। और ऐसी सिचुएशन में रुपया थोड़ा और डिप्रिशिएट कर सकता है। बट जैसा मैंने फिर कहा, पहले कहा कि रुपया डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर से आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी। तो इक्विटी इन्वेस्टर को रुपी डिप्रिसिएशन से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। क्या बात है सर। एक क्वेश्चन मेरे पास और है। आजकल बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ना अपना रुझान दिखा रहे हैं कि हमें यूएस के फंड्स में भी इन्वेस्ट करना है, या यूएस के जो इंडेक्स फंड्स आ गए हैं, पैसे फंड्स आ गए हैं, उसमें भी इन्वेस्ट करना है। तो क्या उस तरफ जाना भी चाहिए, या इंडिया में हमारे पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या ऐसा सोचना चाहिए कि हम लोग डाइवर्सिफाई करें, हम यूएस के भी कुछ जो है फंड्स अपने पास रखें? इस पर क्या थॉट्स हैं सर? देखिए, उनको ये सोचना चाहिए कि वो इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाह रहे हैं। पहले आप ये बताइए कि क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो इसमें। अब मैं हमको उसके बारे में क्या मालूम है। राइट। तो तो देखिए, हाँ, मैं मेरा थॉट ये है, मतलब अगेन आई एम रिप्रेजेंटिंग दी लेमैन इन्वेस्टर, मैं खुद नहीं करता हूँ। तो उनका थॉट ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं इस तरह के फंड्स, ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि एक फोमो क्रिएट कर दिया गया कि यूएस में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। बी, उन्हें लगता है कि हम रीजनल डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, अगर अब उस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी हम इंडिया की इकॉनमी और यूएस की इकॉनमी जो है आपस में कोरिलेटेड नहीं है, तो कल को यहाँ पे कुछ होता है तो वहाँ पे हमें जो है वो एक हेज अगेंस्ट दी इन्वेस्टिंग इन इंडिया हो जाएगा। ये दो मोटे मोटे कारण मुझे समझ आते हैं जो मैंने लोगों से बात करके समझे। देखिए, इसमें एक तीसरा कारण भी है कि पिछले कुछ वर्षों में इन फंड्स में रिटर्न बहुत ज़्यादा था, और यही मुख्य कारण है। बाकी सब तो हम बाद में बोलते हैं, लेकिन मेन कारण यही है। और अब पिछले कितने भी साइकिल्स देखिए, जिस भी इन्वेस्टमेंट में पास्ट में अच्छा रिटर्न है उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उसको एक्सट्रापोलेट करते हैं। और यही इसमें भी हुआ है। यूएस में इंटरेस्ट रेट ज़ीरो हो गए लगभग, तो वहाँ पर जो हाई ग्रोथ कंपनीज थी, एक जीरो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप उसको बहुत हाई पी मल्टीपल पे जस्टिफाई कर सकते हैं, जिससे उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा आया, और इसीलिए ये फंड्स पॉपुलर हुए। देखिए, जो आपने बाकी चीज़ें कही, ये तो 5 साल पहले भी वैलिड थी, लेकिन 5 साल पहले इतने पॉपुलर नहीं थे। तो मैं फिर वही बात पे वापस आऊँगा कि हमको वैल्यू पे फोकस करना चाहिए। अगर हम अच्छा बिजनेस गलत वैल्यू पे खरीद लेंगे तो उसमें नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, और यही हुआ है वापस। तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। जहाँ तक देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि यूएस में वहाँ बहुत अच्छी कंपनीज हैं और उसमें डाइवर्सिफिकेशन हमको बिल्कुल मिलता है। लेकिन देखिए, मेरा इसमें सोच ऐसा है कि जो इंडियन इक्विटी, जो इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, और हमारी इकोनॉमी बाहर के इकोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी। तो लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छा रिटर्न आने की हमको समझ, कॉन्फिडेंस और पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखती है। तो हमारा बड़ा पैसा यहाँ होना चाहिए। अब अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, तो अगर कंट्री से डाइवर्सिफाई करना है, तो आप तो यहीं पर भी गोल्ड बॉन्ड खरीद के भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें यूएस इंडिया में कोई तकलीफ हो गई, रुपी डिप्रिशिएट कर गया, तो आप हेज हो गए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमको बाहर के फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जो भी इन्वेस्ट करें हमको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, पैसा बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हम हर जगह पैसा नहीं बना सकते। जहाँ जहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ हमको समझ है, हम वहीं बनाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इन्वेस्टिंग में, कि जहाँ हम इन्वेस्ट करें वहाँ पे हमको
एक नेगेटिव रिटर्न नहीं आना चाहिए। अगर आप लॉसेस अवॉइड कर पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट में, तो इंडिया की जो इक्विटी स्टोरी है ये आपको पॉजिटिव रिटर्न तो लॉन्ग टर्म में दे ही देगी। राइट, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा और हमने स्पेसिफिकली इसमें डाला कि एक आम इंसान जब म्यूचुअल फंड की दुनिया में आता है तो वो घबरा जाता है। उसे इतना कुछ दिखता है, ये फंड भी है, वो फंड भी है, और हर एएमसी ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंड्स निकाल रखे हैं। तो कैसे, क्या एक चेकलिस्ट है हमारे पास जिसके बेसिस पे वो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाए? कुछ पॉइंटर्स आप देना चाहें? अब देखिए, तो ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म उनको गाइड करते हैं, आप लोग रैंकिंग्स रेटिंग्स निकालते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, जो इक्विटी फंड का एक साल है वो एक क्रिकेट के टर्म्स में कहें तो एक बैट्समैन के एक मैच के जैसा है। ओके। तो अच्छा बैट्समैन कौन है? अच्छा बैट्समैन वही है जिसने का बैटिंग एवरेज अच्छा है। तो अच्छे बैट्समैन का भी लास्ट मैच में स्कोर कम हो सकता है, और एक कम अच्छे बैट्समैन का भी लास्ट मैच में स्कोर अच्छा हो सकता है। तो इसको हमको क्रिकेट के जैसे ही देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा फंड है जिसने एक लंबे समय में एक एवरेज या एवरेज से अच्छा रिटर्न दिया है, किस फंड ने कई साइकिल्स हैं बाजार में वो देखें। देखिए, ऐसा कोई फंड नहीं है जो हर वर्ष अच्छा करता रहेगा, और ये आपके यहाँ जो रेटिंग होती है उसको भी आप रेटिंग्स की स्टेबिलिटी देखेंगे तो ज़्यादा स्थिर नहीं रहेगी एक साल के ऊपर, क्योंकि ये उसकी नेचर है। तो मेरे ख्याल से हम फंड्स को अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे इवेलुएट करेंगे कि किस फंड ने लॉन्ग पीरियड में इंडेक्स के कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न दिया है, तो वही अच्छे फंड्स हैं। एक बुक है वैसे, कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड्स, जॉन सी बॉगल की बुक है। ये एक बहुत अच्छी, और ये वैनगार्ड के फाउंडर थे, इन्होंने ये बुक लिखी थी, और इसके पहले 3 चैप्टर्स में इन्वेस्टर को इसका एक बहुत अच्छा और सिंपल जवाब मिल जाएगा जिनको इसमें इंटरेस्ट है। राइट सर, जब आपने जॉन सी बॉगल का नाम लिया है तो वो इंडेक्स फंड के जो है आई थिंक बहुत बड़े, आई थिंक करता धरता वही रहे, अगर मैं जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ। तो इंडेक्स फंड के क्या एडवांटेजेस हैं जो एक आम व्यक्ति को उसकी तरफ जाना चाहिए, और क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो उससे थोड़ा सा वो कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा जो है वो एक्टिव फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें? देखिए, एक्टिव फंड्स कोशिश करते हैं कि इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न, कुछ दे पाएंगे कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो अच्छे फंड्स हैं, ऐसा मानना एक रीजनेबल होगा कि लंबे समय में अच्छे फंड्स इंडेक्स के ज़्यादा रिटर्न दे पाएंगे, और पास्ट में दिया भी है। तो अब हम लोग के बहुत सारे फंड देखिए तो उसमें इंडेक्स से लंबे समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी आया है। कई कई साल ऐसे भी जाते हैं जब वो रिटर्न नहीं आ पाता, लेकिन राइट। अच्छा फंड वही है जो कि अंडर परफॉर्मेंस से भी वापस अपने को कवर कर सके। तो और अगर 1-2% साल का भी एक्स्ट्रा रिटर्न आता है तो 10 साल में एक बहुत बड़ा कंपाउंडिंग से उसका इम्पैक्ट बड़ा पड़ता है। लेकिन मैं अंत में फिर वही कहूँगा कि एक्टिव वर्सेस पैसिव का इशू है ही नहीं। इशू है कि इक्विटी फंड्स में मान लेते हैं 12 से 16% के रिटर्न की रेंज है, रफ रेंज मानते हैं, और डेट में मान लीजिए 6 से 8% की रेंज है। तो हमने 5 इक्विटी फंड्स में लगाया तो कहीं पे 12 है, कहीं 14 है, कहीं 16 है, डेट में कहीं 6 है, कहीं 7 है, कहीं 8 है। तो रियल इशू ये है कि हमने 12 से 16 वाली एसेट कैटेगरी में इक्विटी में कितनी परसेंटेज वेल्थ लगाई, इसका आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आपने किस फंड में लगाया उसका फर्क पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा, 1-2%। और दूसरी बात यह है कि हमको पता ही नहीं है कि अगले 10 साल में कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा करेगा और कौन सा फंड खराब करेगा। गॉट योर पॉइंट सर। अभी सर पास्ट रिटर्न्स पे आपने एक मेट्रिक तो हमें बता दिया कि ओके पास्ट रिटर्न्स देखने हैं जो लंबे समय से इंडेक्स के आसपास या इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न देते आ रहे हैं, वो फंड्स अच्छे हैं। इसके अलावा और क्या मेट्रिक्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे इक्विटी इन्वेस्टर अपना डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ये फंड चूज़ करना है? देखिए, मेरे ख्याल से मेन तो इशू यही है, क्योंकि कोई भी फंड है जिसने अक्रॉस इक्विटी साइकिल्स अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो मतलब बाकी वो बहुत सारी चीज़ों का रिजल्ट है, और तो इसमें हमको और ज़्यादा इससे डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखना चाहें तो उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर देख सकते हैं कि जिसका पोर्टफोलियो टर्नओवर लो है, मतलब उसमें शायद जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो कम होंगी या लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका काउंटर पॉइंट आर्गुमेंट भी यही हो सकता है कि अगर किसी ने लंबे समय में डिस्पाइट अ हाई टर्नओवर भी अच्छा रिटर्न दिया है, तो यानी कि उनको उसमें भी कुछ उस तरीके में उनकी एक्सपर्टीज़ है।
तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पे हम फोकस रखेंगे तो वो एक अपने आप में बहुत काफ़ी होगा। चलिए, हमने अब एंट्री लेना सीख लिया म्यूचुअल फंड में, आपने बोला कि उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न देखिए। अब एग्जिट पे बात करते हैं कि कब एग्जिट कर जाना चाहिए, क्या रेड फ्लैग्स हैं जो हमें दिखें तो हमें एग्जिट करना चाहिए उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम से। देखिए, जब लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस खराब होने लग जाए, अगर कोई अच्छा बैट्समैन है और उसने पिछले एक सीजन में अच्छे रन नहीं बनाए 3-5 मैच में, तो उसको एक सीजन आप और खिलाएंगे। लेकिन यदि उसने 10-15-20 मैच में भी अच्छा स्कोर नहीं आया तो टीम में उसकी जगह नहीं रही। तो यही है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस फंड का एक लॉन्ग टर्म अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि उसमें आने वाले लंबे समय में भी परफॉर्मेंस रिकवर नहीं करे। तो मैंने ऐसा देखा है कि एक इक्विटी साइकिल टिपिकली 6 से 8 साल का है इंडिया में। जब किसी फंड का परफॉर्मेंस एक लंबे समय में ख़राब होने लगता है तो हमको उसको डेफिनेटली एक हार्ड लुक उस पर लेना चाहिए। ख़ास तौर से देखिए, कोई फंड 0.5% से आगे पीछे है तो वो ठीक है, वो 5-6 साल का अंडर परफॉर्मेंस भी एक साल में कवर हो सकता है, वो इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस अपने आप में नहीं है। लेकिन कहीं पर अंडर परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, काफ़ी समय तक है, तो डेफिनेटली हमको उसको रीइवैल्यूएट करना चाहिए। राइट, अंडर परफॉर्मेंस इज द क्राइटेरिया। अगेन आई थिंक एंट्री का क्राइटेरिया भी आपने परफॉर्मेंस बताया और आपने एग्जिट का क्राइटेरिया भी जो है वो परफॉर्मेंस बताया। ओके, आपका एक इंटरव्यू था इकोनॉमिक टाइम्स के साथ जिसमें आपने बताया कि यू आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट डायरेक्ट रिटेल पार्टिसिपेशन इन द मार्केट एंड द मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू मेक मनी इन इक्विटीज देमसेल्फ। सो ये थॉट कैसे आपके माइंड में, जबकि हर रिटेल इन्वेस्टर अपने आप को समझता है मैं तो खूब पैसा बना सकता हूँ। देखिए, ये तो मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है। देखिए, समझने में और हकीकत में शायद कहीं ना कहीं गैप होता है, और जब हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो हमें कोई लॉस मेकिंग इन्वेस्टर मिलता ही नहीं, क्योंकि पीपल टॉक अबाउट देयर प्रॉफिट्स एंड नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट देयर लॉसेस। तो मैं फिर आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज इन्वेस्टर्स एट ऑल फ्रॉम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है कि इतने डायरेक्ट इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उससे उसी का एक ये नतीजा है कि फॉरेनर्स की इतनी सेलिंग थी, उसके बावजूद भी हमारा मार्केट में इम्पैक्ट बहुत कम है। सो आई वेलकम दिस, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इन्वेस्टर्स को सही सोच समझ के ही पैसा इसमें लगाना चाहिए। देखिए, आप इसको आप इस तरह से देखिए, सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स ले लीजिए आप किसी भी समय के। अब पॉपुलर बाय डेफिनेशन मीन्स कि उसमें सबसे ज़्यादा लोगों का पैसा लगा है और उनका लॉन्ग टर्म आउटकम देखिए। तो अगर सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छा नहीं है तो ये मानना शायद सही नहीं है कि इसमें सभी इन्वेस्टर्स या अधिकांश इन्वेस्टर्स पैसा कमा रहे हैं। इसमें एक चीज़ और भी होती है, हमारा जो इक्विटी इंडेक्स है, आपने इतने बार कहा कि एक्टिव पैसिव एक्टिव पैसिव, तो इन्वेस्टर्स को भी इवेलुएट करना चाहिए कि जो उनका रिटर्न आया वो इंडेक्स की कंपैरिजन में कितना है। अगर पूरी मार्केट ही 12-14% का रिटर्न दे रहा है और आपका रिटर्न 5-6% है तो आप प्रॉफिट में तो हैं, लेकिन जितना रिटर्न आना चाहिए था उतना नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें बट ये डिबेट चलती रहेगी, और मतलब मैं अपना व्यू कहूँगा इन्वेस्टर्स को जो ठीक समझे वो करें। लेकिन मेरा ऐसा ही एक्सपीरियंस है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटेड है रिटर्न्स, क्योंकि देखिए, इन्वेस्टर की एक डायरेक्ट पोर्टफोलियोज की एक बड़ी कमी यह है कि वो डिवर्सिफाइड नहीं रहते। जैसे म्यूचुअल फंड है, उसमें 30-40-50 स्टॉक हैं, 10 सेक्टर्स हैं। इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज में हम देखेंगे कि उसमें 2-5 शेयर, 10 शेयर, एक या दो सेक्टर में है, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत वॉलेटाइल है। कभी वो म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा और कभी अचानक से बहुत डाउन हो जाएगा। तो वो मेरे ख्याल से इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने का सही तरीका नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि बहुत सारे इंडियन होम ओनर्स इंक्लूडिंग मी, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो फ्लैट्स वगैरह खरीदे उसमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं दिखी है। अब 2022 में रियल एस्टेट आपको एक एज अ एसेट क्लास, अच्छी एसेट क्लास लगती है फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस, फॉर रिटर्न्स पर्पस? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, और अगर रियल एस्टेट नहीं बढ़ता है तो ये बहुत अच्छा है एक देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोगों के पास घर नहीं है या छोटे घर हैं, उनको बड़ा घर चाहिए। तो रियल एस्टेट जितनी अफोर्डेबल होगी ये कंट्री के लिए उतना अच्छा है, और जिसका घर है उसी की वैल्यू बढ़ जाए, वो उसी में रहते रहे, उसको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं उससे, वो जो नोशनल गेन है। लेकिन जिसको घर खरीदना है उसके लिए बड़ी तकलीफ है। मेरे ख्याल से रियल एस्टेट नहीं बढ़े
रियल एस्टेट की अच्छी अफोर्डेबिलिटी रहे तो ये कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक रियल एस्टेट का 1 साल का सवाल है, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा देखा गया है कि रियल एस्टेट में जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रिटर्न्स हैं, वो लगभग स्टॉक मार्केट के बराबर है। लेकिन रियल एस्टेट लेस लिक्विड है, लेस वॉलेटाइल भी है, और उसमें डाइवर्सिफाई करना भी काफ़ी मुश्किल है। सर एक बार रियल एस्टेट के डाइवर्सिफिकेशन पे अगर कुछ बोलना चाहें, आप कुछ बताना चाहें कि हाउ टू डाइवर्सिफाई इन रियल एस्टेट? नहीं, देखिए, ये तो बहुत फिजिकल रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें जब रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड्स आएंगे, या जैसे रीट्स वगैरह, उसके थ्रू हम इसमें थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बट डायरेक्ट फिजिकल रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई करना बहुत मुश्किल है। राइट सर, यही सवाल थे हमारे पास आपसे पूछने के लिए, एंड बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी बिल्कुल एकदम सरल भाषा में सारी चीज़ों का जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ हमारे इन्वेस्टर्स ने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे, और से वो अप्लाई भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। प्लेजर नीरज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपने कुछ नोट्स बनाए हैं। क्या क्या आपकी लर्निंग रही वो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और म्यूचुअल फंड की बात ग्रो के साथ के और एपिसोड्स को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम जब भी म्यूचुअल फंड पे कोई वीडियो लाएं, जो कि हम लाने वाले हैं हर हफ्ते एक फंड मैनेजर के साथ, तो आपको पता चल जाए और आप लोग अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी को और आसान बना पाए। राइट गाइज, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.